Hello students, mechanical property of liquid that is fluid. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस किया था। सरफेस टेंशन का एंगल ऑफ कांटेक्ट देख लिया हम लोगों ने, कैपिलरी एक्शन देख लिया हम लोगों ने। आज का जो लेक्चर है वो सरफेस टेंशन का सबसे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी द हाइड्रोडायनामिक्स। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स देखा था, फिर सरफेस टेंशन की सीरीज की, सरफेस टेंशन के सब टॉपिक्स को देखा। आज का लेक्चर में मैं सरफेस टेंशन के दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कराऊंगा और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन बताऊंगा ऑन वेरियस पैरामीटर्स। ओके, तो ये लेक्चर खत्म होगा। इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा अराउंड 2 या 3 लेक्चर्स और रहेंगे, 3 लेक्चर्स और आएंगे। उस लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाइड्रोडायनामिक्स एंड द लास्ट लेक्चर विल बी द न्यूमेरिकल पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन का आखिरी टॉपिक दैट इज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस और वी कैन से लैप्लास लॉ। प्रेशर डिफरेंस ऑफ सोप बबल, एयर बबल और सोप बबल दोनों का निकालना है हम लोग को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लिया एक एयर बबल कंसीडर करता हूं, लाइक ये बेबी ऐसा कुछ। इसका रेडियस आर इसका रेडियस है। ओके, अच्छा प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, अंदर ज्यादा होगा कि बाहर ज्यादा होगा, ये सोचने वाली बात है। रेड मार्कर का प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, अंदर ज्यादा होगा कि बाहर ज्यादा होगा? रेड मार्कर लेना। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, अंदर ज्यादा होगा बाहर ज्यादा होगा? तो देखो शेप कैसा है, ऐसा बताया था लास्ट टाइम। कॉन्केव शेप में प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स शेप में प्रेशर कम होता है। दैट मींस प्रेशर अंदर ज्यादा होगा और बाहर की तरफ कम होगा। इसके लिए जब ये ब्लो करेगा तो हमेशा इस डायरेक्शन में ब्लास्ट होता है ना। दैट मींस प्रेशर अंदर ज्यादा हमेशा ब्लो इसके लिए करता है क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा और बाहर प्रेशर कम है। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस प्रेशर। तो इसका एक और नाम है एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर निकालो या फिर प्रेशर डिफरेंस निकालो इन एयर बबल या फिर लैप्लास लॉ, ठीक है, ऑफ एयर बबल। ओके, अब देखो अगर अंदर की तरफ मान लेते हैं हम लोग प्रेशर क्या है, पी इन है। ओके, अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करने की वजह से मान लेते हैं हम लोग का इसका फाइनल जो वॉल्यूम बनेगा, फाइनल जो एरिया बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। ये टोटल रेडियस हो गया r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा। ओके, ना एक एक पार्ट में डील करते हैं। बाहर में प्रेशर कितना है, p आउट, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर what is r, it's an initial radius. What is r, it's an initial radius. What is r plus delta, it's a final radius. It's a final radius. What is p in, pressure inside, pressure inside soap bubble या फिर air bubble ले लेते हैं, air bubble, ठीक है। What is PO? It's a pressure outside. Pressure outside air bubble. Okay. What is A1? It's the initial area of sphere. What is A2? Final area. अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड एनर्जी। क्या था फॉर्मूला? एनर्जी नथिंग बट वर्क, और रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड एनर्जी बताया था दैट इज ईटा, ETA, E is equal to T into डेल्टा A। डेल्टा A क्या था हम लोग का, चेंज इन एरिया। तो काम करो, सबसे पहले चेंज इन एरिया निकालो। चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनिशियल एरिया निकालेंगे, फाइनल एरिया निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल गिव यू द चेंज इन एरिया। ओके, so initial area of air bubble is given as initial area क्या आएगा, A1। कौन से शेप में, इट्स अ स्फेरिकल शेप। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना, r स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके,
फाइनल एरिया of air bubble is given as final area क्या आएगा A2 that is 4 pi रेडियस कितना उसका फाइनल रेडियस that is r plus delta r plus delta r whole square it will become a square plus b square 2 into r into delta r क्लियर है। अच्छा इसको एक्सपांड कर दो your A2 will be equal to 4 pi r square ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं 4 pi delta r का स्क्वायर 8 pi r into delta r इक्वेशन नंबर 2 ओके। नाउ चेंज इन एरिया कितना आएगा चेंज इन एरिया इज गिवन एज क्या आएगा चेंज इन एरिया दैट इज डेल्टा ए इट विल बी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया व्हाट इज द फाइनल एरिया दिस वन इट विल बी 4 pi r square plus 4 pi delta r square plus 8 pi r delta r minus इनिशियल एरिया इट विल बी 4 pi r square। अगर मैं डिफरेंस निकाल लूंगा तो यहां पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है This 4 pi r square cancel each other। r क्या है हम लोग का डेल्टा r क्या है हम लोग का इट्स अ वेरी स्मॉल टर्म जो हम लोग का एक्सपांशन होता है वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट में होता है बहुत कम अमाउंट में होता है। तो अगर मैं जैसे बोलता हूं 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ इसका मतलब जो छोटा टर्म होता है उसका स्क्वायर क्या हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये डेल्टा r इज वेरी स्मॉल इट इज इन सेंटीमीटर मिलीमीटर वेरी स्मॉल देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी क्या करेंगे निगलेक्टेड। अगर डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया सो व्हाट विल बी योर चेंज इन एरिया इट इज 8 pi r delta r इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज गिवन एज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा वर्क डन इज इक्वल टू t into डेल्टा a t को ऐसे रहने दो व्हाट इज द डेल्टा a 8 pi r का डेल्टा दिस इज योर वर्क डन इक्वेशन नंबर 4। ओके वर्क डन का एक और फार्मूला क्या होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो प्रेशर के लिए आप एक काम करो वर्क डन का फार्मूला निकालो वर्क डन इज आल्सो गिवन एज क्यों ऐसा कर रहा हूं क्योंकि देखो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है कुछ तो फोर्स लगा रहेगा फोर्स किसकी वजह से लगा रहेगा प्रेशर की वजह से लगा रहेगा तो लगाओ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इट इज डेल्टा आर बट एज वी नो दैट प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू व्हाट इज योर एरिया ऑफ इनिशियल का एरिया कितना ले लिया मैंने 4 pi r square जहां से प्रेशर स्टार्ट हुआ किस पे लगना प्रेशर स्टार्ट हुआ इस पे तो हम लोग ने ले लिया 4 pi r square ये मिला मुझे फोर्स ये फोर्स को उठा के वर्क डन में रखो तो वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा p 4 pi r square दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। सिंपल लास्ट है कंपेयर कर दो किसको 4 and 5 को ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 and 5 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 and 5 what you will get देखो डेल्टा p into 4 pi r square will be equal to 8 pi r का डेल्टा r into t क्लियर। देखो ये pi से pi कैंसिल 4 2 जा ये r से आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी बना है राइट और ये डेल्टा r से डेल्टा r गया क्या बच गया डेल्टा p का फॉर्मूला इट विल बी 2t डिवाइडेड बाय r। देखो एक बार वापस से क्या किया मैंने सबसे पहले मैंने क्या निकाला दो फॉर्मूला याद रखो आप एक तो वर्क डन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट में क्या याद रखना है एक वर्क डन का फॉर्मूला आप याद रखो कौन सा नोट बता देता हूं क्या क्या याद रखना है कैसे याद रखना है स्टेप्स। एक वर्क डन का फॉर्मूला क्या है t into डेल्टा a तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा a कैसे निकालेंगे इनिशियल फाइनल इनिशियल एरिया निकाला 4 pi r square
फाइनल एरिया निकाला 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर एक्सपांड किया। डेल्टा है मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल दिया एरिया का। वहां पे क्या बता दिया, डेल्टा r स्क्वायर, डेल्टा r का स्क्वायर बहुत स्मॉल है, निगलेक्ट कर दिया उसको, तो लास्ट में मिला 8 पाई r का डेल्टा r इनटू t। ये पहला इक्वेशन लगा दिया। दूसरा क्या करना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कहां से निकालेंगे, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स निकाल लूंगा डेल्टा P इनटू एरिया। देखो यहां पे किया हम लोगों ने, वर्क डन का फॉर्मूला P इनटू डेल्टा निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर कैसे निकाला हम लोगों ने, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या निकाला हमने, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इज नथिंग बट 4 पाई r स्क्वायर। ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म दोनों को मैंने कंपेयर किया और फाइनल इक्वेशन क्या है, 2t डिवाइडेड बाय r फॉर सोप बबल। सिंपल याद रखना है, फॉर सोप बबल it will be 4t divided by r multiply by 2 because every soap film has 2 layers, मैंने बताया था, ठीक है। So this is what all about the pressure difference and Laplace law, pressure difference and Laplace law. Now the next topic that we are going to discuss, that is the shape of the liquid. लिक्विड का शेप तीन तरीके का होता है, मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा, it may be plane, it may be plane, it may be convex और it may be concave. So आइए नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, that is shape of the liquid. कौन कौन से शेप में लिक्विड आ सकता है। ओके, कौन कौन से शेप में लिक्विड आ सकता है हम लोग ये देखते हैं। शेप ऑफ द लिक्विड, क्या कंडीशंस होगी शेप ऑफ लिक्विड। ओके, मान लिया कोई मैं एक शेप ले लेता हूं किसी भी लिक्विड का। अगर कोई एक लिक्विड ड्रॉ किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। किसी सॉलिड सरफेस, ऊपर एयर है और ये ले लिया मैंने लिक्विड, ऐसे रखा हुआ है इस शेप में। यहां पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये वाला फोर्स, दिस इज T1, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। What about this one? This is T2, this is T1 and this one is T3 and what about this one? This is the angle of contact. Okay, एक एक का नाम बताता हूँ। What is T1? Force due to intermolecular force, ऐसे force due to surface tension between इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन किसे किसके बीच में, लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। क्लियर, ठीक है। व्हाट इज T2? T2 क्या है यहां पे, इट्स अ इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन व्हाट, air and solid interface. What is T3? This is liquid, this is air. Intermolecular force between liquid and air interface. And what is theta? It's angle of contact. Okay, अब एक काम करो, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो काम करो T3 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। एक कंपोनेंट ये वर्टिकल और एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, T3 का दो कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला कौन सा होगा, T3 का cos थीटा, और थीटा से अवे वाला कौन सा होगा, T3 का sin थीटा। रिजॉल्व T3 into two mutual perpendicular component, resolve T3 into two mutual perpendicular components as what, as T3 cos theta and T3 sin theta। What is T3 cos theta? It's a horizontal component। कैसा component है? It's a horizontal component। और ये कैसा है? It's a vertical component। ठीक है, ये लिक्विड रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि T3 sin थीटा किसको बैलेंस करता रहेगा, mg, और T3 cos थीटा और T1 किसको बैलेंस करते रहेंगे, T2 को। So we can write at equilibrium what I can write कि ये दोनों कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहे हैं, T3 cos थीटा प्लस T1 किसको बैलेंस कर रहा है, T2 को बैलेंस कर रहा है। ओके, यहां से cos थीटा का वैल्यू निकालो, T3 cos theta will be equal to T2 minus T1, your cos theta will be equal to T2 minus T1 divided by T3। अब इसमें चार केसेस बनेंगे। चार केसेस कौन कौन से जो हम लोग ने स्टडी किया था। पहला केस हम लोग ने देखा था कि प्लेन सरफेस के लिए, सेकंड देखा था हम लोग ने कॉनकेव के लिए, थर्ड देखा था हम लोग ने कॉन्वेक्स के लिए, और लास्ट वन एक मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। देखिए केस नंबर 1। केसेस समझने के पहले बताइए cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है। इट मे बी फ्रॉम -1 to +1। -1 हो सकता है, -1 से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 0 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 से कम होगा और -1 के अंदर ही रहेगा। मतलब यही इसका रेंज है cos थीटा के वैल्यूज का। अगर 0 से 1 के बीच में आया, cos थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आया, दैट मींस इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। और cos थीटा का पॉजिटिव वैल्यू कब होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में अगर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब इट्स पॉजिटिव एंड एक्यूट एंगल। -1 से 0 के बीच में आ रहा है, मतलब ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो यहां पे समझते, बताओ ये cos थीटा का वैल्यू तीन चीज पे डिपेंड है, T2, T1 और T3। तो इसको पॉजिटिव और लेस देन 1 कैसे करूं, पॉजिटिव कैसे करूं, ये पॉजिटिव तब होगा जब T2 ग्रेटर होगा T1 से। अगर T2 का वैल्यू ग्रेटर होगा T1 से तो आंसर पॉजिटिव आएगा, है ना। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड 1 से कम होना चाहिए आंसर। 1 से कब होगा, जब ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर क्या हो, कंपैरेटिवली डिनोमिनेटर से स्मॉल हो, तो हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू मिलता है और लेस देन 1 मिलता है। ठीक है, एंड T2 माइनस T1 ये क्या हो, छोटा होना चाहिए किससे, T3 से, तो cos थीटा क्या मिलेगा, then cos theta is positive, cos theta is positive and less than 1, and angle of contact is acute। ये केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या होता है, एक्यूट होता है। ठीक है, मतलब यहां पे क्या बता रहा है, अगर T2 ग्रेटर होता है T1 से, T2 ग्रेटर होता है T1 से, और क्या बोल रहा है कि T3 का वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है, T2 ग्रेटर होता तो रिजल्ट इधर जाता, T2 ग्रेटर होता T1 से, मतलब रिजल्ट इधर जाता। ये 3 है, ये 1 है, 2 का रिजल्ट इधर जाता। पहली चीज, T3 ग्रेटर होता, अब इन दोनों का रिजल्ट कहां जाता, इधर जाता, तो हम लोग का शेप ऐसा मिलता, दैट इज एक्यूट। पहला केस। केस नंबर 2। अब नेगेटिव वाला केस देखते हैं। अगर T2 लेस होता तो आंसर नेगेटिव होता। दैट मींस इफ T2 is less than T1 and T2 minus T1 is less than T3, then cos theta is negative and less than 1, and angle of contact is obtuse। केस 3, अगर T2 minus T1, अगर T2 ग्रेटर होता T1 से, T2 ग्रेटर होता T1 से तो पॉजिटिव वैल्यू, और T2 माइनस T1 भी इक्वल होता T3, तो दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। जैसे ये मान लो 3 है, ये मान लो 1 है, 3 - 1 2, और T3 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2 / 2 आंसर 1 आता।
cos थीटा का वैल्यू कब 1 होता है? cos 0 है ना, cos 90 कितना होता है? 0, और cos 0 कितना होता है? 1 है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, if T2 is greater than T1 and T2 minus T1 is equal to T3, then cos theta is equal to 1 and angle of contact is 0. Case number 4, that is impossible case, ऐसा कभी नहीं होगा। T2 is greater than T1, T2 is greater than T1 and T2 minus T1 is also greater than T3, T2 minus T1 का वैल्यू भी T3 से ग्रेटर हो जाए तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? मोर देन 1, which is not possible. In this case liquid is spread on the surface of the solid, ठीक है, and hence cos theta is more than 1, which is not possible, and liquid spread over the surface of solid, liquid will spread over the surface of solid. So this is what all about your shape of the liquid. क्या बताया मैंने यहाँ पे? सब फोर्सेस का नाम बताया, T1 है, T2 है, T3 है। T3 को हम लोग ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है कि ये दोनों फोर्सेस इसको बैलेंस करेंगे, इक्वेशन लिखा, cos थीटा का वैल्यू निकाला, अलग-अलग चार केसेस बताए। Okay, so now the last topic of the surface tension, that effect of some parameters on the surface tension. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनका इफेक्ट क्या होगा सरफेस टेंशन पे, ये हम लोग को समझना है। आ जाओ। अब सबसे पहला जो इफेक्ट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ impurities on surface tension। ओके, तो इम्प्योरिटी बेटा तीन तरीके की है। जैसे कि हम लोग ने कोई इम्प्योरिटी, कोई चीज हम लोग ने ऐड कर दी वाटर में या फिर किसी चीज में, तो उसका इफेक्ट सरफेस टेंशन पे क्या पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं शुगर या फिर सॉल्ट डाल देता हूँ किसमें, वाटर में, तो क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाएगा, पहला केस। दूसरा, मैं कुछ उसमें अल्कोहल या फिर अल्कोहल मिला देता हूँ वाटर में, तो क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, स्पैरिंगली डिसॉल्व होगा, पार्शियली स्पैरिंगली डिसॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, कुछ पत्थर या फिर मिट्टी, कोई कंटामिनेटेड पार्टिकल डाल देता हूँ, तो क्या होगा, वो अनडिसॉल्व रहेगा। तो ये मैं अलग अलग केसेस बताया, ग्रीस डाल दिया मैंने, ग्रीस होता ना ग्रीस, वो डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अलग अलग केसेस बताता हूँ। पहला केस, कैसी इंप्योरिटी, सोल्यूबल, पहली इंप्योरिटी। दूसरी, स्पैरिंगली सोल्यूबल, एंड तीसरी, इनसोल्यूबल, ठीक है। कंप्लीटली सोल्यूबल इंप्योरिटी डालने से क्या होगा, देखो, अगर कोई दो पार्टिकल है, दोनों के बीच में, दो लिक्विड के पार्टिकल है, दोनों के बीच में सरफेस टेंशन है। अब मैंने उसमें क्या किया, एक मैंने सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा, जाके उसके बीच में डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने से होगा क्या, अब ये मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गया तो इन दोनों के बीच की फोर्स को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। और हम लोग को सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता है, T is equal to F/L। क्या फॉर्मूला है, T is equal to F/L। वापस से सुनिए क्या बताया मैंने। एक मैंने ऐसा पार्टिकल डाला जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व था, फॉर एग्जांपल शुगर एंड सॉल्ट। जब उसको डाल दिया तो क्या हुआ, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। अगर डिसॉल्व हो गया तो उसने जो पहले उन दोनों के बीच में फोर्स था, उस फोर्स को इंक्रीज कर दिया। उस फोर्स को इंक्रीज कर दिया तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस इफ द सोल्यूबल इंप्योरिटी इज एडेड इनटू द लिक्विड, इट्स सरफेस टेंशन T से मैं डिनोट कर रहा हूं, सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। पहली चीज, स्पैरिंगली सोल्यूबल, कोई अनस्टेबल चीज मैं उसके बीच में डाल देता हूं, जैसे कि हम लोग ने डाल दिया अल्कोहल, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है, अगर मैं उसके बीच में आ जाता है तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो उतना ही रहेगा कि उससे कम होगा कि बढ़ेगा। तो आंसर है उससे थोड़ा कम हो जाएगा। अगर फोर्स कम होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सरफेस टेंशन इस केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इस केस में भी इनसोल्यूबल में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला, अगर कंप्लीटली सोल्यूबल इंप्योरिटी है तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, अगर इनसोल्यूबल इंप्योरिटी है, चाहे कोई भी हो, इनसोल्यूबल में
स्पैरिंगली हो चाहे कंप्लीटली इनसोल्यूबल हो, तो उससे सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज बनी, एक बनी कंप्लीटली सोल्यूबल की और एक बनी इनसोल्यूबल की, ठीक है। ओके, क्या बताया मैंने यहाँ पे, इफ द impurity completely soluble impurity like salt and sugar is added to the water or any liquid, then its surface tension increases. If the sparingly soluble impurity like phenol or alcohol is dissolved in water, then its surface tension decreases. If completely insoluble impurity like grease, clay, etc. is added to the water, then its surface tension decreases. Okay. Now, second देखते हैं, effect of temperature on surface tension. ओके, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, अगर मैं उसको हीट करूं, उसको एनर्जी दूं, तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज होगा। अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम लोग ने क्या देखा कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। क्या बताया मैंने, एज द टेम्परेचर जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यह मोस्ट ऑफ सब लिक्विड में होता है एक्सेप्ट सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, ये एक्सेप्शन है। क्या बताया मैंने, एज द टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड, एज द टेम्परेचर इन वी कैन से ऑल द लिक्विड, इन केस ऑफ ऑल द लिक्विड as the temperature increases surface tension of the liquid decreases, but in case of molten cadmium and molten copper, as the temperature increases surface tension of the liquid of these two parameters, these two material also increases, these two liquid also increases. Okay, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ सरफेस टेंशन क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पे सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड becomes equal to zero is called as critical temperature, ठीक है। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है T is equal to T naught 1 minus alpha into delta T. So what is T? It's a surface tension at any temperature. What is T naught? Surface tension at 0 degree Celsius. Alpha, it's a temperature coefficient, and delta T, it's a temperature difference. Okay, so last one and इस सरफेस टेंशन का आखिरी टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन ऑन सरफेस टेंशन। अगर कोई कंटामिनेटेड पार्टिकल मैं किसी लिक्विड में ऐड करूं तो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पत्थर मिट्टी मैंने डाल दिया लिक्विड में, क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा, कम होगा। क्या बताया मैंने, दो मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर कोई ऐसी चीज डाल दो जो उस फोर्स को डिस्टर्ब करे तो फोर्स कम होता है, फोर्स अगर कम होगा बेटा तो सरफेस टेंशन भी कम होगा। तो सिंपल सी बात है, कंटामिनेटेड पार्टिकल डालने पे अगर मैं किसी भी लिक्विड में कंटामिनेटेड पार्टिकल डालता हूं तो वो फोर्स को अफेक्ट करता है दो मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स को, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो हम लोग ने अभी तक टोटली क्या देखा हम लोग ने कि इम्प्योरिटी, टेम्परेचर एंड कंटामिनेशन। इम्प्योरिटी के तीन तरीके की होगी, सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल डालेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, स्पैरिंगली सोल्यूबल पे डिक्रीज होगा, इनसोल्यूबल पे भी डिक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा हम लोग का, सरफेस टेंशन क्या होगा हम लोग का, डिक्रीज होगा। एक्सेप्ट मोल्टन कैडमियम एंड मोल्टन कॉपर, इन दोनों केस में क्या होता है हम लोग का टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन बढ़ता है।
ऐसा टेम्परेचर जहां पे क्या हो जाए, सरफेस टेंशन जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। T इज इक्वल टू T0 1 माइनस अल्फा इनटू डेल्टा टी, उसका फॉर्मूला है, सबका नाम बताया, व्हाट इज T, सरफेस टेंशन एट एनी टेम्परेचर, T0 सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड इट्स अ टेम्परेचर डिफरेंस, एंड लास्ट वन effect of contamination. As the contaminated is added to the liquid, the surface tension of the liquid decreases. Why? Because it affects the intermolecular cohesive force between the two liquid molecules. So this is what all about our surface tension topic. So we have done with the surface tension, we have done with the hydrostatic part. Now from the next lecture we are going to start the next topic, that is hydrodynamics, which is the most important and most difficult topic of this chapter. अगर वहां पे आप लोग मिस करोगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हाइड्रोस्टैटिक पार्ट बहुत इजी था, सरफेस टेंशन भी काफी इजी था, बट हाइड्रोडायनेमिक्स कंपैरेटिवली इन दोनों के थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा टफ पार्ट है। तो उसको इजी करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, आप अगर मेरे अभी तक के लेक्चर्स को नहीं देखा है आपने हाइड्रोस्टैटिक सरफेस टेंशन को, तो पहले उसको कंप्लीट करिए। अगर उसके आपके पास मटेरियल नहीं है, नोट्स नहीं है, तो मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ताकि उससे आपका वो पार्ट कंप्लीट हो। और जैसे मेरी सीरीज हाइड्रोडायनेमिक की स्टार्ट हो, आपको स्टार्ट टू एंड हर चीजें एकदम क्लियरिटी से समझ में आए, और ये चैप्टर जब मैं न्यूमेरिकल आपको समझाऊं तो उस टाइम पे आपको कोई डिफिकल्टीज फेस ना हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद हाइड्रोडायनेमिक्स। थैंक यू।